चलिए फ्रिक्शन को फिर से पूरा थ्योरी हम एक साथ पढ़ा देते हैं आधे घंटे में, उसका फिर न्यूमेरिकल जितना होगा टनाटन चलता रहेगा। न्यूमेरिकल की फिर बात करते रहेंगे आराम से, ठीक है, उसके लिए कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। बोर्ड पर तो लाइट का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, ऐसा ही ज्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन देखिए, आप इसको सिंपल बात अगर समझना चाहते हैं तो बहुत सिंपल, ज्यादा थ्योरी की बात नहीं है, क्योंकि रिवीजन की बात है तो पहले पढ़ा चुके हैं। तो फ्रिक्शन में आप इतना ही समझ लीजिए, एकदम सीधा सीधा बात, कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रफ सरफेस पर हो, कैसा सरफेस हो, रफ सरफेस हो, रफ सरफेस एकदम हर हाल में, उसमें स्लाइडिंग होना चाहिए बॉडी को, रोलिंग नहीं, स्लाइडिंग कर रहा है, यानी इधर की ओर स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, इधर वेलोसिटी है स्लाइडिंग का, तो इस पर एक मतलब रफ सरफेस के द्वारा जो फोर्स लगता है उसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है आपको 3 तरह का होता है, वो भी समझा दिए थे, है ना, रिवीजन करवाएं तो समझ लीजिए फिर से। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पर रखा हुआ है और उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी यदि यह मूव नहीं करे तो उस समय फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मूव नहीं करे तब, यानी तब तो कह सकते हैं इस केस में कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वह हर हाल में एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अगर वेक्टर देंगे तो एरो उल्टा बतलाएगा, यानी डायरेक्शन रिवर्स होगा, ये बतलाएगा, यानी कि हर हाल में दोनों इक्वल होगा। दूसरा जो था आपका लिमिटिंग था, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स था। क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स था। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। कौन, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, बस इतना ही याद रखना है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है उसी को लिमिटिंग कहते हैं। इसके बाद मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला होता है। तीसरा हम लोग काइनेटिक या इसी को डायनेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेमिक, डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। और ये कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो। ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जा रहा है, अब एक्सेलरेटेड हो, डिसलरेटेड हो, यूनिफॉर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा आपका उस समय का वो काइनेटिक या डायनेमिक कहलाएगा। और कब लगेगा ये, जब रफ सरफेस रहेगा तभी लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं, है ना। स्क्रीनशॉट सिर्फ लेते चलिए अभी, क्योंकि ये सब पीछे पढ़ा दिए थे, शॉर्ट में रिवीजन करवा दे रहे हैं, है ना। चलिए आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, अब इतना देर नहीं। अब देखिए तीनों के लिए ग्राफ क्या होता है। एक सॉरी, इसके पहले एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन बनाने का सिर्फ टेक्निक देखना है। यहाँ पर लॉ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्या होता है, लॉ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। क्या दिया था, न्यूटन के द्वारा। इसमें यह कहा गया था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल फोर्स का। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ रहे हैं, अभी स्लाइडिंग वाला बात कर रहे हैं, रोलिंग ये सब की बात नहीं, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा आपका, क्या होगा आपका, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका,
नॉर्मल फोर्स होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट इक्वल टू नॉर्मल फोर्स होता है। अब जब इक्वल करेंगे तब कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो F बराबर म्यू इंटू एन होता है। म्यू को हम लोग कहते हैं, म्यू इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहते हैं इसको? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। और म्यू का जो वैल्यू होता है इन जनरल म्यू का जो वैल्यू होता है आपका 1 और 0 के बीच का होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि म्यू इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है? एंड डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस होता है क्योंकि म्यू बराबर जब लिखिएगा तब फोर्स बाई फोर्स ये यूनिटलेस और क्या हो जाएगा आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा। अब हम लोग एक ग्राफ देखना चाहते हैं यहाँ पर किसके किसके बीच। तो इधर जो है आपका एक्सटर्नल फोर्स है और इधर जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन है? इधर जो है फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन? इधर बाई एक्सिस पर। तो इसका जो ग्राफ होगा वो आप पहले भी देखे हैं, फिर से रिवीजन कर लीजिए। देखिए ऐसा होगा और फिर आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि अभी स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या बोले थे कि दोनों इक्वल होता है एक्सटर्नल के बराबर, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। और तब यहाँ पर ये जो होता है ये रीजन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का है और ये जो हो जाएगा आपका लिमिटिंग का हो जाएगा और ये जो है आपका काइनेटिक का हो जाएगा। और काइनेटिक के लिए तो देखिए म्यू एन होता है दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो उसका नॉर्मल नहीं बदलेगा और नॉर्मल नहीं बदलेगा तब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बदलेगा, यानी कि ये आपका फिक्स्ड वैल्यू हो गया। और ज्यादा थोड़ा दिमाग लगाना है तो ये हर हाल में 45 डिग्री होगा, ये बात आप समझते हैं अच्छी तरह से, है ना। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। मेनली आपको याद क्या रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए, F बराबर म्यू एन होता है। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए सब पढ़ा हुआ है, इसको रिवीजन कर रहे हैं। मिन्नी कुमारी आपका जो है ना माइक ऑन है ना, उसको ऑफ कर लीजिए, नहीं तो घर में कोई चिल्लाएंगे तो मेरे कान में आवाज आ जाएगा फट से। देखिए अब थ्योरी वाली बात जो है क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए सबसे पहले एक पहला जो है, मैं तो इसमें बहुत सारा थ्योरी है, तो पहला थ्योरी ये है कि डिसलरेशन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल लोड। ये फार्मूला याद करना, जितना फार्मूला आज डेराइव करेंगे सब फार्मूला याद करना है। डिसलरेशन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल रोड, यानी डिसलेशन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल लोड की बात करेंगे। आखिर क्या होगा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डिसलेशन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल लोड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप धक्का देके छोड़ देंगे, क्या करेंगे? धक्का देके छोड़ दिया, यानी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। यानी दैट इज कहने का मतलब ये हुआ ना कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको सिर्फ आप धक्का लगा के छोड़ दिए तो जाके रुक जाएगा ये। जैसे कि देखिए यहाँ पर है ना, हम यहाँ से क्या किए, इसको धक्का लगा दिए, तो धक्का लगा दिए तो छोड़ दिए तो जाके रुक जाएगा ये। तो रुक क्यों जाएगा? तो इसको जरूर कोई ना कोई फोर्स अपोज किया होगा, इसलिए ये रुक जाएगा, है ना। इसलिए क्या होगा, ये आपका ये रुक जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका रुक जाएगा ये। तो रुक जाएगा तो क्यों रुकेगा? तो एफबीडी बना लेते हैं सबसे पहले। तो एफबीडी बनाएंगे तो देखिए नॉर्मल तो लगेगा न्यूटन लॉ वाला, और ये mg लगेगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल है। और एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा इधर की ओर, क्योंकि आगे कोई फोर्स नहीं है आपका। और देखिए स्टडी करने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले यही लिखना है कि फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन,
यानी कि फ्रिक्शन में ये वाला बात हर बार लिखना है, 2 स्टेप में सोल्यूशन होता है। एक बार मोशन के लाइन के परपेंडिकुलर स्टडी कीजिए, तो याद ये मंत्र ऊपर बराबर नीचे, ये दोनों बैलेंस होगा। क्यों बैलेंस होगा? क्योंकि ऊपर की फोर्स एन है, नीचे mg है। और जब रोड पर कोई गाड़ी दौड़ता है या किसी को आप स्लाइड करवाते हैं, तो आप क्या बताइए, ये हवा मुड़ जाता है या रोड में धस जाता है? ऐसा दोनों में से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप बात समझ लीजिए कि n बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपका mg हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा आपका? mg हो जाएगा। यानी कि यहाँ नॉर्मल इक्वल टू mg निकालना है। और नॉर्मल क्यों निकाले थे? इसका याद कीजिए क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वह हर हाल में आपका म्यू एन होता है। क्या होता है? म्यू एन होता है। इस बात को याद कर लीजिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब म्यू एन होता है और एन का वैल्यू क्या है? mg है, इसलिए ये क्या होगा? हर हाल में म्यू mg होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए जब भी होगा तो मोशन के लाइन के पहले परपेंडिकुलर स्टडी कर देंगे। दिस इज द स्टेप, याद रखना पड़ेगा आपको। मोशन के लाइन परपेंडिकुलर स्टडी करना ही पड़ेगा हर हाल में। उसके ना अब उसके बाद एक पॉइंट ये स्टडी होगा और दूसरा पॉइंट ये स्टडी होगा फोर्स एलोंग मोशन। मोशन की तरफ जो फोर्स होगा उसकी बात कीजिए। तो मोशन के अलोंग जो फोर्स होगा उसकी बात कीजिएगा, तो देखिए वेलोसिटी की तरफ कोई फोर्स नहीं, जिधर मोशन उधर कोई फोर्स नहीं, लेकिन अपोजिट में वो फोर्स है। तो इसलिए अपोजिट वाला को तो माइनस लेते हैं, आप परपेंडिकुलर को छोड़ देते हैं, बराबर एम में इक्वल टू क्या? मास गुने एक्सेलरेशन। तो आप ही बताइए, फ्रिक्शन का वैल्यू तो निकाले थे, माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए, यानी ए बराबर हो गया माइनस म्यू जी। यानी अब याद रखिए ये डिसलेशन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल लोड है, यानी रफ हॉरिजॉन्टल लोड पर कोई ऑब्जेक्ट को धक्का दीजिएगा तो इससे ज्यादा रफ्तार में वो डिसलेट नहीं करेगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। अगर किन्हीं को कष्ट है इसमें तो हमको बोल सकते हैं, नहीं तो फिर तो हम आगे बढ़ेंगे ही हर हाल में। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बिना कहे हुए, बिना कुछ बोले हुए। चलिए तो हम आगे बात करते हैं, मिटाते हैं इसको। अब अगला टॉपिक देखेंगे। हेलो जी, प्रणाम करें। हाँ हाँ हाँ, नंबर सेव है। अच्छा 1 मिनट, हमको पता नहीं है। नहीं तो उनको बहुत जबरदस्त कोविड होल था, वो तो पूरे फैमिली को होल था। अच्छा हम फोन करते हैं उनके घर पर, हमको पता नहीं है अभी, हम क्लास ले रहे थे अभी। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। चलिए इधर देखिए, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे तरह से अगर समझिएगा तो अगला है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ये सब फार्मूला है जो कि आगे पूरे फेज में यूज में आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ यूज में आएगा। इसलिए ये सब वैल्यू को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये सब वैल्यू को आपको छोड़ना नहीं है, आपको हर एक फार्मूला को ये सब याद होना चाहिए। जैसे ये थीटा है, इसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, ढुलाव रोड। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसको बना के छोड़ दिए हैं। जैसे इंक्लाइंड प्लेन पर रखिएगा तो ऑब्जेक्ट जो है अपने, जैसे कि देखिए दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, अब इस पर ये पेन रखेंगे तो अपने से देखिए नीचे जा रहा है, देख लीजिए ध्यान से। हम इस पर रखें वो अपने से गिर गया कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आपका इंक्लाइंड प्लेन पर कब जब कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो अपने से स्लाइड करेगा। तो स्लाइड करेगा तो इसका कुछ ना कुछ अल्सेशन होगा। तो पहले आप फोर्स सारा एफबीडी बनाइए। तो एफबीडी बनाएंगे तो क्या होगा? एमजी सीधा डाउन वार्ड होगा, इस बात को याद कर लीजिए।
नॉर्मल जो होगा आपका इधर होगा, इस बात को ध्यान दे दीजिए। ये आपका थीटा होगा, इस बात को ध्यान दे दीजिए, है ना। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर mg cos थीटा होगा, इस बात को आप समझते हैं, और एक इधर होगा आपका mg sin थीटा, ये भी बात आप समझते हैं। अब आपको पता है कि मोशन अगर इधर होने वाला है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके उल्टा लगेगा, क्योंकि रफ रोड है। और हम अभी अभी बोले थे जिधर मोशन होगा तो सबसे पहले ये स्टडी करना है फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन। फोर्स परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, साइन है, ये नहीं कि वन लिख दीजिएगा, ये फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन, है ना। मोशन के परपेंडिकुलर पहले फोर्स को स्टडी कीजिए अच्छी तरह से। तो मोशन के परपेंडिकुलर जब फोर्स को स्टडी कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए मोशन का लाइन ये है, आप परपेंडिकुलर में ये फोर्स और ये फोर्स है, यानी नॉर्मल जो है mg cos थीटा के बराबर होगा। आप सिंपली ऐसा भी याद कर सकते हैं, सिंपली कैसा याद कर सकते हैं, नॉर्मल बराबर mg cos थीटा। हम ये बोलना चाह रहे थे कि हॉरिजॉन्टल रोड पर नॉर्मल जो होगा mg के बराबर होगा, और इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल जो होगा mg cos थीटा के बराबर होगा। क्या होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये बात को समझाइए। नॉर्मल क्या होगा आपका mg cos थीटा के बराबर होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, नॉर्मल जो होगा mg cos थीटा के बराबर होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स निकालना आसान हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना आसान हो गया। तो एफ बराबर क्या होता है, म्यू एन होता है फार्मूला, तो म्यू एन होता है, तो एफ बराबर क्या हो गया, म्यू mg cos थीटा हो गया। एकदम प्रोसेस से चलिए। अब फिर दूसरा स्टेप में क्या करना है, वही फोर्स एलोंग मोशन की बात करना है। फोर्स एलोंग, हर एक कंसेप्ट में ही हर एक बार ये करना है, फोर्स एलोंग मोशन की बात करना है। तब फोर्स एलोंग जब मोशन की बात करेंगे तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मोशन का लाइन इधर है, तो मोशन की तरफ कौन सा फोर्स हुआ, mg sin थीटा। देख लिए ध्यान से, मोशन की तरफ क्या हुआ, mg sin थीटा। अपोज में कौन हुआ, तो फ्रिक्शन, उसको माइनस लेंगे, परपेंडिकुलर को छोड़ देंगे, आप बीच वाले को पहले ही तोड़ देते हैं। तो बीच वाला को तोड़ ही दिए थे, दोनों को छोड़ ही देना, तो बराबर है m में मास गुने एक्सलेरेशन, कंसेप्ट वही है। अब फ्रिक्शन का वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू m में। अब बताइए m कॉमन आके कट जाएगा यहां से, तो a बराबर आ जाएगा आपका g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, a बराबर होगा g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, a बराबर g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा होगा। इस बात को समझ लीजिए, यानी ये भी याद रखना पड़ेगा, हम आपसे पूछेंगे आइसोलेशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, तो ये होगा। अब दूसरा बात, नोट पॉइंट में ये लिख लीजिए, क्या, आइसोलेशन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, आइसोलेशन ऑन स्मूथ रहता है अगर इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा, स्मूथ रहेगा, तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में म्यू का वैल्यू 0 हो जाता है। स्मूथ रहेगा तो म्यू का वैल्यू 0 पुट गया, यहाँ 0 पुट कीजिए तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। जब ये वाला पार्ट 0 होगा तो सेशन का वैल्यू क्या बचेगा, आपको वो सोच लीजिए, आपका जी साइन थीटा बच जाएगा। तो इस फार्मूला से दोनों फार्मूला एक ही बार याद हो जाएगा। आप रफ वाला याद रखेंगे तो स्मूथ वाला सीधा सीधा याद हो जाएगा। यानी बात समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप रफ वाला याद किए हुए हैं जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या होगा आपका आपका म्यू कॉस थीटा, और एल्सेशन स्मूथ पर रहेगा तो म्यू का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जितना फास्ट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये सब पढ़ाया हुआ है इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, केवल बात आप समझाते जाना है कि थ्योरी क्या क्या था इसमें, है ना। एक जगह आपका फार्मूला कलेक्शन कर दे रहे हैं शॉर्ट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है,
तो बात समझने की कोशिश करते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें जो है एक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं पहले कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है जो, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, आखिर क्या होगा उसको समझ लीजिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है उसको समझिएगा। इसका डिफिनीशन जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सॉरी एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 10 है ना, फ्रिक्शन का पेज नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। उसको हम बोले थे आज बुक लेकर के बैठने के लिए, तब उसमें आप देखिएगा इसका दिया हुआ है ना। वो क्वेश्चन वही एससी वाला का 10 नंबर क्वेश्चन ही बता रहे हैं आपको ये वाला। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले ये कहा गया कि देखिए कांटेक्ट फोर्स क्या क्या होता है। तो नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है और फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है, याद कर लीजिए। दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल भी एक कांटेक्ट फोर्स है और फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए ध्यान से, पहले याद कीजिए हम क्या क्या बोले। नॉर्मल भी कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये इधर होगा, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट इधर होगा। ये बात समझिए, वेक्टर पढ़े हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट इधर होगा, तो इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, है ना। आर से डिनोट किए हैं रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल आर कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल आर कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल आर कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है ये, कॉन्टैक्ट फोर्स है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल जो है दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है उसको समझिए। कहता है कि नॉर्मल और रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का जो एंगल होता है ना, उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। पहले डिफिनीशन के पहले बात को समझाया अच्छी तरह से। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं उसका डिफिनीशन लिखिएगा, तो सिंपल क्या लिखिएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो थीटा डिनोट किया वो क्या होता है, द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इस बात को समझ लीजिए। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज नोन एज क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इज नोन एज, एकदम सिंपल डिफिनेशन है, नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं इसको। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद फ्रॉम फिगर से चलिएगा, तो क्या लिखिएगा, फ्रॉम फिगर से चलिए, तो ज्यादा कुछ मत लिखिए फिगर से चल के। आपको पता है कि यहां से थीटा लीजिएगा तो tan थीटा होगा दिस बाई दिस, ये देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर अगर ये फ्रिक्शन है तो वेक्टर शिफ्टिंग के अनुसार ये भी फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, ये भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा वेक्टर शिफ्टिंग के अनुसार। तो आप लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होगा फ्रिक्शन बाई नॉर्मल, अब फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एन, अब बाई एन, तो ये कट गया, तो ये हो गया म्यू, क्या हो गया, ये आपका म्यू हो गया। तो इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, और यही जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, यानी यही थीटा एंगल ऑफ क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
फास्ट में एकदम। ले लिए होंगे अब आप लोग, नहीं तो वीडियो फिर YouTube पर चला जाएगा, टेंशन मत लीजिए, जो आप पढ़ाएंगे YouTube पर भी अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ एक और टर्म है एंगल ऑफ रिपोज। क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज को भी थीटा से नोट करते हैं। ये क्या होता है? तो देखिए ये क्या होता है, उस बात को समझने के लिए पहले फिर से इंक्लाइन प्लेन पर आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? इंक्लाइन प्लेन पर आना पड़ेगा। देखिए ये क्या कहता है उस बात को समझिएगा ध्यान से, अच्छी तरह से मैं एग्जांपल के तहत समझा रहा हूँ। देखिए ये मेरा हाथ जो है अभी हॉरिजॉन्टल है, अब हॉरिजॉन्टल पर इस पेन को रख दिए तो नहीं मूव कर रहा है, हल्का सा इंक्लाइन किए तो भी नहीं मूव कर रहा है, और इंक्लाइन किए तो भी नहीं मूव कर रहा है, और इंक्लाइन किए। एक समय ऐसा अनुभव होगा कि अब ये चलने लगा। देखिए तो कहता है कोई ऑब्जेक्ट रफ इंक्लाइन प्लेन पर जस्ट रेडी टू मूव, यानी मूव नहीं किया है, अभी रेडी टू मूव है। अभी इधर क्या है? रेडी टू मूव, मतलब रेडी टू मूव, मतलब अभी वेलोसिटी 0 है, मूव नहीं किया है, रेडी टू मूव है। जब कोई ऑब्जेक्ट रफ इंक्लाइन पर रखने के बाद जस्ट रेडी टू मूव बट मूव नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है उसी को एंगल ऑफ हम लोग क्या कहते हैं? रिपोज कहते हैं। ये डिफिनीशन है, यानी कि डिफिनीशन के अंदर लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट जस्ट रेडी टू मूव, just ready to move on rough inclined plane, just ready to move on rough inclined plane but not move, then angle of inclination angle of inclination of rough inclined plane, rough inclined plane, angle of inclination of rough inclined plane, angle of inclination of rough inclined plane is known as क्या? एंगल ऑफ रिपोज। इसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो फ्रॉम फिगर से अगर चलने की कोशिश हम लोग करें तो बहुत आसान होगा। क्या आसान होगा? यहां पर हम लोग mg दिखा देंगे, फिर नॉर्मल दिखा देंगे, उसी तरह से फिर थीटा दिखा देंगे, mg cos थीटा हो जाएगा, इधर फ्रिक्शन हो जाएगा, इधर mg sin थीटा हो जाएगा। और मूव नहीं कर रहा है तब तो मजा आ गया। क्या लिखेंगे पहले? फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन, मोशन के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स है? तो नॉर्मल बराबर mg cos थीटा भी लिखे थे, mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू n, यानी म्यू mg cos थीटा। इस बात को समझ लिए। और जब मोशन नहीं है तो आगे बराबर पीछे हो जाएगा, मोशन नहीं है तो इसका मतलब यह फोर्स इसको द्वारा बैलेंस किया जा रहा है। तो ऑल्सो आप लिख सकते हैं फ्रिक्शन इक्वल टू mg sin थीटा। तो अब यहां से देखिए म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शन का वैल्यू था, इक्वल टू mg sin थीटा। तो mg से mg गायब हो गया, tan थीटा बराबर क्या आ गया? म्यू, फिर से थीटा बराबर हो गया आपका tan इनवर्स म्यू। यानी कि आप समझ लीजिए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला सेम आया है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट जो है बिल्कुल अलग है। देख लीजिए ध्यान से, आया समझ में? तो ये था फ्रिक्शन का मेन कंसेप्ट और थ्योरी और डेरिवेशन। इसके बाद भी अभी और बचा हुआ रोड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको बात को समझिएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है आपको कि फाइंड मिनिमम फोर्स टू पुल एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल लोड। एक ऑब्जेक्ट जो है रफ हॉरिजॉन्टल लोड पर रखा हुआ है, तो उसको पुल करने के लिए मिनिमम फोर्स की कितनी आवश्यकता पड़ेगी वो आपसे पूछा जा रहा है।
तो क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिए होंगे, अब सॉल्यूशन हम शुरुआत करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मिनिमम कितना फोर्स की जरूरत पड़ेगा इसको खींचने के लिए जो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं ऐसे, है ना, उसको हम लोग पुल करेंगे। देखिए एक ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, उसको पुल करेंगे। मान लेते हैं सर्टेन एंगल थीटा पर पुल कर रहे हैं उसको, सर्टेन एंगल थीटा पर एफ फोर्स से पुल कर रहे हैं और हमको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो पहले तो हम एफ मान लिए डायरेक्ट। अब एफ मान लिए डायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि हम मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर खींचा है, क्योंकि क्वेश्चन में सारा डाटा अननोन है और यहाँ पर एक mg फोर्स लगेगा, ये भी बात समझते हैं। और जब खींचिएगा इधर तो इसका एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा इधर चला जाएगा, और जिसके कारण आप पुल इधर करेंगे, यानी मोशन जब भी होने वाला होगा तो इधर होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर लगेगा। इस बात को समझ लीजिए। और स्टडी करेंगे तो सबसे पहले यही लिखेंगे, पहले जैसे लिखते थे फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन, यानी मोशन के परपेंडिकुलर जो फोर्स है उसकी बात करते हैं, पहले करते हैं। तो पहले जब करते हैं परपेंडिकुलर बात, तो मोशन का लाइन ये हुआ, तो परपेंडिकुलर में देखिए इसका दो कंपोनेंट हो गया था, तो इसका कहानी भूल गए। परपेंडिकुलर में है आपका नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg है। आपको नॉर्मल निकालना होता है। क्यों नॉर्मल निकालना होता है याद कीजिए, क्योंकि नॉर्मल से ही आपको क्या पता चलेगा, नॉर्मल से आपको फ्रिक्शन मिलेगा। तो हम यहाँ से नॉर्मल निकालेंगे तो mg माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। देख लिए ध्यान से अच्छी तरह से। अब फ्रिक्शनल फोर्स, अब फ्रिक्शनल फोर्स की अगर बात कीजिएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स, माइक अपना ऑफ कीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर जो होता है आपका फॉर्मूला होता है म्यू एन, तो म्यू इंटू एन होता है। तो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होगा म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन, तो म्यू का वैल्यू तो यही है और एन के बदले ये पूरा वैल्यू इसको पुट कीजिए, एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, यानी ये फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। अब आप क्या लिखिएगा यहाँ पर, आप लिखिएगा फोर्स एलोंग मोशन की बात कीजिए, यानी फोर्स एलोंग मोशन की बात कीजिए। अब जिधर मोशन हो रहा है उधर फोर्स की बात कीजिए, तो उधर कौन कौन सा फोर्स लगेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए फोर्स एलोंग मोशन की बात कीजिएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, मोशन की तरफ एफ कॉस थीटा है, अपोजिट में फ्रिक्शन है, परपेंडिकुलर को है, ये पुलिंग है, जस्ट पुलिंग वाला है, यानी कि जस्ट पुल मतलब धीरे धीरे चल रहा होगा। जस्ट पुलिंग में आइसोलेशन जीरो लिया जाता है, याद हो जाएगा। जस्ट पुलिंग में एक्सेलरेशन हम लोग जीरो लेते हैं। तो मोशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को प्लस, तो लिखिएगा एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर एम इंटू जीरो। तो आप लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इक्वल टू, फ्रिक्शन उधर लेके चले जाइएगा और फ्रिक्शन का वैल्यू ये है क्या, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा है। अब आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स एफ दो जगह है, एक इधर है एक इधर, तो इसको इधर लाइए। तो एफ कॉस थीटा में कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, ये माइनस है जो इधर आके प्लस हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा म्यू साइन थीटा हो जाएगा। एफ दोनों से कॉमन ले लिए हैं, इधर बच गया म्यू एम जी। देख लीजिए बात ध्यान से, हमने इसको इधर लाया है, तो सॉल्यूशन में देखिए जब इसको इधर लाए हैं तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा और एफ कॉमन ले लिए हैं। तो आपको फोर्स का जो वैल्यू आ जाएगा एफ बराबर जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा हो जाएगा। ये फोर्स का फॉर्मूला आया। ये किसका फॉर्मूला आया आपका, फोर्स का फॉर्मूला आया। बात समझ लीजिए, ये किसका फॉर्मूला आया आपका, फोर्स का फॉर्मूला आया। यानी फोर्स बराबर जो है आपका आया है फोर्स इक्वल टू जो वैल्यू आ गया आपका, उस वैल्यू की अगर बात करेंगे तो फोर्स का जो वैल्यू आया आपका एफ बराबर म्यू एम जी बाई आपका आ गया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। देख लिए यहाँ तक में किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, केवल उधर ला जा करके हम इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए हैं। तो एफ इक्वल टू हो गया म्यू एम जी और फिर हो गया आपका म्यू एम जी और प्लस कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा हो गया। देखिए बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग तो यहाँ पर ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा।
बात को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हमको एफ का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो एफ अगर मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर फोर्स यानी एफ टू बी मिनिमम cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, शुड बी क्या मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका मैक्सिमम होना चाहिए। और मेथड फर्स्ट अगर मैथ के हिसाब से जानते होंगे, मेथड फर्स्ट यहां से मेथड फर्स्ट है। हम लोग जानते हैं वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी एक साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ये होता है। दैट इज आप कह सकते हैं इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा तो इसके पहले कॉस के पहले 1 है और साइन के पहले म्यू है। कॉस के पहले बी था, साइन के पहले ए था, तो फॉर्मूला ये था। इसका मतलब दैट इज कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ये जो होगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि ये 1 है ये म्यू है। दैट इज एफ मीन जो होगा मिनिमम फोर्स जो होगा पुल करने के लिए वो म्यू एम जी हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा अंडर रूट कितना अंडर रूट आपका 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यानी दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर पुलिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन रफ हॉरिजॉन्टल लोड। रफ हॉरिजॉन्टल लोड पर कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उसको पुल करने के लिए कम से कम इतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इतना में अगर समझने में किन्हीं को कष्ट है तो बतलाइए, बोलिए जल्दी से। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद बात करेंगे। जल्दी से लीजिए तो। ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए आप लोग ले लिए होंगे अब, ठीक है। आस्था समझ में आ गया? जो पूछना है बताइए जल्दी से। यस सर। आ गया आपको पल्लवी? चलिए रिलेम 5i फोन नंबर से ज्वाइन है या रेडमी? सर पूरी तरह से नहीं समझ में आया। क्या दिक्कत हुआ ये बताइए, हम पूछेंगे तब बोलेंगे। बताइए कहाँ से कष्ट है ये बताइए। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, पूरी तरह से नहीं समझा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम भी हो गया। नहीं चलिए प्रॉब्लम अब नहीं होगा। चलिए रेडमी अपना और पल्लवी अपना क्या कीजिए, मोबाइल का जो है माइक ऑफ कर लीजिए। हम फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट जो है, पहले इधर से देख लीजिए। क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या है रफ सरफेस पर रखा हुआ है, उसको जस्ट पुल करने के लिए मिनिमम कितना ताकत लगाना पड़ेगा ये पूछ रहा है। मान लिए घर में एगो बोरा है ना गेहूं का भरा हुआ है धान का, उसको गिरा दीजिए और उसको खींचने के लिए मिनिमम कितना फोर्स होगा। तब पहले क्या कीजिए, एकदम बैठ करके खींचिए, फिर थोड़ा उठा करके खींचिए, तो देखिएगा थोड़ा उठा के खींचिएगा तब जल्दी वो खिंचाने की कोशिश करेगा। इसीलिए जितना भी पुलिंग सिस्टम रहता है
तो देखिएगा उसका रॉड जो हॉरिजॉन्टल नहीं रहता, उसका जब भी रहता तो हल्का तिरछा रहता है, जिससे क्या वो जल्दी खींचा है। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ जस्ट पुल वाली बात था। तो इसको हम मान ले कि एफ थीटा एंगल पर मान करके हम इसको पुल करने लगे, तब पुल करने लगे तो अब तो मोशन हॉरिजॉन्टल में होगा, इधर वर्टिकल है, बीच में आ गया फोर्स। तब बीच वाले को पहले हम लोग तोड़ देते हैं, तब तोड़ दिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एफ कॉस थीटा इधर गया, एफ साइन थीटा इधर गया। और जब जब फ्रिक्शन रहे, जब जब फ्रिक्शन रहे, याद करिए जब जब फ्रिक्शन रहे, तो सबसे पहले मोशन के परपेंडिकुलर हम लोग स्टडी करते हैं। किधर स्टडी करते हैं? मोशन के परपेंडिकुलर स्टडी करते हैं। तो वही लिखे फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन लिखे हैं। अब ऊपर n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी है, तो n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी है, तो n इक्वल टू हो गया एम जी माइनस एफ कॉस साइन थीटा। अब इसको उधर लेके चले गए, सॉरी नॉर्मल निकाल लिए, तो नॉर्मल निकल गया तो फ्रिक्शन फोर्स वाला होता है म्यू एन, तो म्यू एन जो हो गया, तो एन का वैल्यू आया, तो म्यू का एन का वैल्यू तो इतना पूरा हो गया, तो वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। जब फ्रिक्शन निकल जाए तो हम लोग क्या करते हैं? फोर्स अलोंग मोशन का स्टडी करते हैं। तब फोर्स अलोंग मोशन का जब स्टडी करेंगे तो क्या होगा? एफ कॉस थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू जीरो, क्योंकि जस्ट पुलिंग में आइसोलेशन जीरो लेते हैं, तो जीरो लेते हैं, तो यहाँ से हो गया जीरो। अब देखिए इसको बात को समझिए। अब यहाँ पर इस फ्रिक्शन को इधर लेके चले आए, माइनस से ही प्लस हो गया, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा था, इसको लिख दिए। म्यू एफ को उधर इसलिए ले गए क्योंकि एफ एक उधर था, तो इसको उधर ले गए, तो ये माइनस से प्लस में आ गया, एफ कॉमन ले लीजिए, कॉस्ट प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी आ गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि एफ बराबर म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस, क्योंकि इसे डिवाइड कर दिए। अब ये कंडीशन होता है, अगर इसको मिनिमम करना है तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, और ये मैथ का एक फॉर्मूला होता है, मतलब ये लिख दिए फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम मिनिमम मैथ बी नो डैट, इसीलिए लिखें कि हम लोग जानते हैं क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो इतना होता है। ये मैथ में पढ़ना है, बायो वाले को तो पता भी नहीं चलेगा, है ना, उनके लिए भी एक अलग मेथड बताएंगे। तो अभी पहले फर्स्ट मेथड तब सेकंड मेथड की बात करेंगे, अभी फर्स्ट मेथड में दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इतना हो गया, क्योंकि ए के बदले 1 है और बी के बदले म्यू है, तो एफ मिनिमम का वैल्यू आ गया। आपका ये सॉल्यूशन हो गया, आपका ये आंसर हो गया। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है आपका को ग्राफ खींचना है। तो देखिए y और x का जब ग्राफ खींचेंगे आप, तो आपको देखिए सबसे पहले तो आपको ये सेकंड मेथड में ये वाला वही था, यहाँ तक वही था। तो कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा ये हिंट में है, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा हिंट में क्या है? आपको देखिए ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ पर है, वहां पर आप टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट। जब टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉ कीजिएगा तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। और ग्राफ का बात याद कीजिए जो पहले पढ़ा चुके हैं, हम बोल रहे हैं ग्राफ का जो बात याद कीजिए जो पहले पढ़ा चुके हैं। आपको स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बताता है? याद कीजिए स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा बराबर होता है dy बाई dx, ये बात आपको पता है, फार्मूला बताए हैं। और स्लोप ऑफ ग्राफ अगर tan थीटा होता है dy बाई dx होता है, तो याद कीजिए ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप 0 है। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल का इन्फिनिटी होता है, दैट इज फॉर मैक्सिमा के लिए आप लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमा के लिए dy बाई dx क्या होना चाहिए? 0। dy बाई dx 0 होना चाहिए। यानी यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आया, जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा उसका डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। और ये था आपका हिंट में, ये क्या था आपका हिंट में है। यहाँ ये टॉपिक से बाहर का बात है, इसको हम घेर दिए हैं, ये है आपका हिंट में, यानी कि घेर दिए इसको। अब देखिए तो दैट इज, अब इस कंसेप्ट का यूज हम लोग फिजिक्स में करते हैं। दैट इज क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से एकदम अच्छी तरह से, हम ये लिखेंगे कि कॉस थीटा, इसका वैल्यू मैक्सिमम करना है, जिसका वैल्यू मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। दैट इज कह सकते हैं कि डी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बाई डी थीटा, डिफरेंशिएशन डी थीटा करने होगा, क्योंकि यहाँ x के फंक्शन में था तो यहाँ थीटा के फंक्शन में है, इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको पता है प्लस माइनस सेपरेट टर्म को बारी बारी डिफरेंशिएट किया जाता है। तो प्लस माइनस से सेपरेट टर्म को देखिए, प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म को बारी बारी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो याद कीजिए कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और ये कांस्टेंट हो गया म्यू, और साइन का होता है कॉस थीटा होता है, इक्वल टू 0 हो गया। आप बताइए इसको जब उधर ले जाइएगा तब प्लस हो जाएगा, यानी कि आप जब यहाँ सब लिखने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या होगा, इक्वल टू 0 हो गया था,
तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। आप ही बताइए, जब ये इधर चला जाएगा तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, म्यू आ गया। अब देखिए 9th 10th के मैथ में चलिए, tan थीटा बराबर आ गया म्यू। अब 9th 10th के मैथ में चलिए आप, ये थीटा अगर है और tan का वैल्यू म्यू है, यानी कि दिस इज द म्यू और ये 1 हो गया। tan थीटा बराबर होता है ना परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बेस कर दिए। अब ये हो गया अंडर रूट क्या 1 प्लस म्यू स्क्वायर, देख लीजिए ध्यान से, ये अंडर रूट हो गया 1 प्लस है, यहाँ से निकाल दिए। अब हमको वैल्यू चाहिए था किसका, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का वैल्यू चाहिए था। तो cos थीटा बराबर क्या लिखिएगा, बेस बाई हाइपोटेनस यानी 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, फिर प्लस म्यू, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी मीन टू म्यू और अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर लिखिएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर रह जाएगा और ऊपर में चला जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब देखिए याद कीजिए ये क्या है, इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, अंडर रूट लिख सकते हैं 1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि रेशनलाइज कीजिएगा तो उतना आ जाएगा। इसका मतलब हो गया एफ मीन का जो वैल्यू होगा, दैट इज एफ मीन का जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, म्यू एम जी होगा, और इसका वैल्यू अभी निकाल चुके हैं डेरिवेशन से, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट होगा कहां पर, एट एंगल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। हाँ बोलिए अब। सर आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, कुछ बोर्ड उड नहीं दिख रहा है सर। अच्छा बोर्ड दिखेगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी तरफ का नेटवर्क गड़बड़ है, मेरे तरफ का साफ है। देखिए अब ध्यान से यहाँ पर, सर कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा ठीक से नहीं समझ। क्या कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा, बोलिए जल्दी। उसमें थोड़ा ये समझ नहीं आया हमको। तो इसको याद रखना है, देखिए बताते हैं, आप हमारा माइक ऑन कीजिए, हम बता देते हैं। देखिए कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा ये कहता है फिजिक्स में, आप तो मैथ का स्टूडेंट हैं, आपको तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम अभी मैथ में लगता नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको दिक्कत। देखिए हम उतना पढ़ा नहीं सकते, लेकिन ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा जो बता रहे हैं अभी। जब भी मैक्सिमा की बात आएगा फिजिक्स में, तो मैक्सिमा का मतलब होता है जिस चीज का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, यानी कि आप निकाल रहे हैं cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो ये वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में है ये पहले देख लीजिए, ये वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में है पहले ये देख लीजिए, और जिसके रिस्पेक्ट में ये वेरिएबल होगा ना उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, और उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा हर हाल में, और यहीं से वो आपको बताएगा कि क्या होने वाला है। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पर पहले सिखाए थे मैक्सिमा का कंसेप्ट क्या है। देखिए हम बाई और एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया ऐसे ही अपने मन से जैसा मन तैसा, जिसका वैल्यू ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू जहां पर है वहां पर चले गए और टेंजेंट खींचे, टेंजेंट मतलब स्लोप खींचे, तो स्लोप यहाँ हॉरिजॉन्टल है, और स्लोप अगर हॉरिजॉन्टल हो तो वो स्लोप वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब ग्राफ के अनुसार स्लोप ऑफ ग्राफ tan थीटा बराबर dy बाई dx होता है। इसका मतलब ये हो गया स्लोप 0 है मैक्सिमम पॉइंट पर, तो फॉर मैक्सिमा के लिए ये बात है आपको ध्यान होना चाहिए कि उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो डिफरेंशिएशन 0 होगा और हमको इसका वैल्यू निकालना था। इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो ये वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में था, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल डिफरेंट, हाँ थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दिए। कंसेप्ट मैथ का फिजिक्स में यूज किए, और वहां से डिफरेंशिएशन कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, वो बात यहाँ लिख दिए हैं, और देखिए वहां से डिफरेंशिएशन करके tan थीटा निकल गया, और tan थीटा निकल गया तो हम ट्रिगो 10th क्लास में चले गए। थीटा अगर पता हो किसी एक टी रेशियो का तो सबका निकाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग इस तरह से कर लिए हैं। और किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमको बतला सकते हैं। देखिए एससी वर्मा यानी फ्रिक्शन का पहला क्वेश्चन, हम बार बार बता रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रिक्शन का पहला क्वेश्चन एससी वर्मा क्या कहता है, बॉडी स्लीपिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल लोड मूव विथ डिसलेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है आपका, एक बॉडी जो है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आपका डिसलेट कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव में दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ लीजिए। तो कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए कि क्या होगा। तो पिछले क्लास में, चलिए नीतीश कुमार आप फार्मूला बोलिए।
पिछले क्लास में दिखाए थे डिसलेशन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल लोड का फॉर्मूला बताइए। अब नहीं बोलेंगे? आस्था कुमार आप बोलिए, डिसलेशन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल लोड का फॉर्मूला बोलिए। ये भी नहीं बोलेंगे। दिलखुश कुमार आप बोलिए, आप बोलिए। A equal to minus कहाँ दौड़ रहे हैं, इतना हवा चलता है, पंखा बंद कीजिए सामने से। चलिए बोलिए, ए बराबर क्या? चलिए कोई नहीं बोले। दिलखुश कुमार माइनस म्यू जी। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए माइनस म्यू जी ये होगा। आप बताइए, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये डिसलेशन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल लोड का फॉर्मूला हम डिराइव किए थे पिछले क्लास में, और ए बराबर है -4 दिया हुआ, तो माइनस म्यू इंटू 10। तो आप ही बताइए म्यू बराबर 0.4 नहीं आ जाएगा यूनिट? देख लिए ध्यान से। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। कहता है ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग रफ हॉरिजॉन्टल लोड विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे का सेकेंड नंबर प्रॉब्लम में कहता है आपका ये ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग रफ हॉरिजॉन्टल लोड। एक ब्लॉक को रफ हॉरिजॉन्टल लोड के अलोंग प्रोजेक्ट किए हैं, और प्रोजेक्ट किए हैं 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इसको दे रखे हैं। कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पर म्यू बराबर 0.10 है। तो कहता है क्वेश्चन में हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग रेस्ट। कहता है रुकने के पहले ये जो है कितना दूरी तय करेगा ये बताइए। तो रफ हॉरिजॉन्टल लोड है, तो सबसे पहले यही लिखिए कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो एक्सेलरेशन जो होता है ऑन रफ हॉरिजॉन्टल रोड, जो याद किए थे अभी ऊपर पूछे थे, रफ हॉरिजॉन्टल रोड जो होता है हॉरिजॉन्टल रोड, वो आप फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ए बराबर माइनस म्यू जी। तो माइनस म्यू जी जब होता है तो याद कीजिए माइनस, अब म्यू का वैल्यू 0.1 है, म्यू का वैल्यू क्या है 0.1 इंटू 10 हो गया, यानी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब डिसलेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, और कहीं ना कहीं जाके ये तो रुकेगा। तो कहता है डिस्टेंस कितना तय किया। तो इसके लिए तो 9th क्लास का फॉर्मूला v स्क्वायर u स्क्वायर ट्वाइस से x लगने वाला है। अब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आप खुद निकालें कितना, सॉरी दिया हुआ क्वेश्चन में 10 का स्क्वायर है +2, और एल्सेशन -1 है, तो 2 इंटू -1 इंटू x। आप ही बताइए, इसको इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो x बराबर आ गया आपका 50 मीटर, यानी रुकने के पहले ये 50 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है a block of mass m is kept on a horizontal load, a block of mass m kept on horizontal load, यानी हॉरिजॉन्टल लोड पर रखा हुआ है। एक ब्लॉक ऑफ मास m है जो हॉरिजॉन्टल लोड पर क्या है आपका रखा हुआ है। तीसरा नंबर में एक ब्लॉक ऑफ मास m है, ये रखा हुआ है, मतलब रखा हुआ है, रेस्ट में है। क्या चीज में है? रेस्ट में, यानी नो मोशन, रखा हुआ है, रेस्ट में है, इसमें मोशन नहीं है, जिसका मास m है। और यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन में कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो कहता है फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। देन फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए कह रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा यहाँ पर 0 होगा। क्या होगा? 0। कैसे 0 क्यों होगा? आप तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू एम जी हमेशा म्यू इंटू नॉर्मल लेते हैं। तो याद कीजिए डिफिनीशन, पहले हम डिफिनीशन में क्या आपसे याद करवाए थे, कि डिफिनीशन में ये याद करवाए थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पर चले या चलने की कोशिश करे तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, अन्यथा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पर चले या चलने की कोशिश करे तब फ्रिक्शन लगता है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पर रखा हुआ है, तो रखे हुए ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। यानी कि फ्रिक्शन का डिफिनीशन ही लिखाए थे, जब कोई ऑब्जेक्ट चले या चलने की कोशिश करे, दोनों में एक कंडीशन कोई ना कोई होना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, आपका हर हाल में फोर्स लगेगा। इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे और बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए थे कि रखा हुआ है, तो रखा हुआ है तो क्या आपका लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका
फ्रिक्शन फोर्स यहाँ 0 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? तो इस तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तुरंत हम चौथा क्वेश्चन बताने वाले हैं। किन्हीं को कोई कष्ट है तो पूछ सकते हैं इसमें से, जो भी पूछेंगे फार्मूला याद करके बैठेंगे। चलिए मैं आगे मिटा दूंगा, अब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। अब चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग 4th नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़िए मन में, और हम फिर बताना शुरुआत करते हैं। एकदम रियल क्लास का अनुभव होगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। एकदम रियल क्लास का अनुभव होगा। जैसे क्लास में हम लोग पूछ पूछ के पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी अनुभव होगा। हाँ जी सर, एकदम होगा, 100% होगा, है ना। खाली आप लोग अपना अपना पेमेंट जल्दी जल्दी जमा कर दीजिएगा, जो ड्यूज होगा। जिनका ड्यूज नहीं है उनको लिए कोई बात नहीं है ना, उनको अलग से भी पढ़ाएंगे, फुल पेड कर दिए हैं तो, है ना। प्रियांशु बहुत आप भागल रहते थे, अब नहीं भागिएगा ऑनलाइन में? अब नहीं बोल रहे हैं, लगता है हमको लगा ये भागे क्या आप। चलिए इधर देखिए, चलिए ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन inclined surface of inclination 30 degree with horizontal starting from rest it cover 8 meter in first 2 second। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक ढुलाव रोड है, ढुलाव रोड पर एगो ऑब्जेक्ट रख दिए, है ना। और यहाँ इंक्लाइनेशन का एंगल जो दिया हुआ है ना, वो 30 डिग्री दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ होगा, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट की बात कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वो कहता है इट कवर 8 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी ये यहाँ से यहाँ जाने में 8 मीटर तय कर लेता है। 8 मीटर की दूरी कितना, मात्र 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में 8 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपको फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने की बात कर रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा आपका। तो देखिए सबसे पहले या तो फार्मूला से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो एफबीडी से बना सकते हैं। चलिए आप लोग पहली बार बना रहे हैं, अगर फार्मूला एग्जाम में भूल गए तो एफबीडी फिर किस काम का है। देखिए एफबीडी सब जगह लागू होगा, हम इसीलिए आपको उधर बता रहे थे। एफबीडी यहाँ भी लागू होगा, एमजी तो दिखाएंगे हर हाल में, जो भी ब्लॉक रहेगा। नॉर्मल तो दिखाएंगे हर हाल में। थीटा यहाँ 30 डिग्री आएगा ही, ये एमजी कॉस थीटा होगा ही, इधर एमजी साइन थीटा होगा ही, बस इतना याद रखिए। और इधर तब तो फ्रिक्शन लगेगा, क्यों? क्योंकि मोशन जो होने वाला है, आपको याद रखिए मोशन इधर होने वाला है। जब मोशन इधर होने वाला है तो फिर से वही तरह फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन। जब फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन स्टडी करिए, देखिए फार्मूला भूल भी गए तो कोई बात नहीं, फार्मूला आप देखिए, बात को समझिए। पढ़ाई का मतलब होता है एक एक चीजों को 5 बार रिवीजन करना, 6 बार रिवीजन करना, तब जाके काम होगा। पहला बार रिवीजन कीजिए, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए एक बार पहले, उसमें लगेगा जैसे 1.5 घंटा हम पढ़ाए तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। अगला बार क्या कीजिए, नोट्स बनाने के बाद एक बार पूरा आप रफ पेज एगो लीजिए, रफ पेज, और उसमें क्या कीजिए ना, सबको एक बार अपने से बना के देख लीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिए। और आधे घंटे के बाद ये सोचिए कि सर आज क्या क्या पढ़ाए हैं। दिमाग को यूज करने के लिए यूज दीजिए, दिमाग को यूज करवाइए, दिमाग को परेशान कीजिए कि क्या क्या पढ़ाए थे सर, क्या क्या सोचे थे। और इस तरह से जब पढ़ेंगे तो दिमाग आपका जो है ना एकदम एक्टिव रहेगा और सारा चीज को फटाफट गेन करेगा। ठीक है सर उधर एमजी कॉस 30 डिग्री होगा। हाँ तो इधर एमजी कॉस 30 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, है ना। इधर एमजी साइन 30 डिग्री होगा। चलिए तो यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन स्टडी करेंगे तो नॉर्मल वाला तो एमजी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और फ्रिक्शन निकालना है तो म्यू एन होता है, यानी म्यू एमजी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। म्यू एमजी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और फिर फोर्स अलोंग मोशन की बात करेंगे, फोर्स अलोंग किधर करेंगे, फोर्स अलोंग मोशन की बात करेंगे। तब फोर्स अलोंग मोशन की बात करेंगे तो मोशन की तरफ वाले फोर्स को प्लस, अपोजिट वाले को माइनस, और परपेंडिकुलर को छोड़ देते हैं। और मेरा कंसेप्ट पहले था कि बीच वाले को बिल्कुल तोड़ देते हैं। और उसके बाद किसको याद करते हैं, माँ को, किसको, माँ को याद करते हैं। तो एम जी साइन 30 डिग्री माइनस म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री इक्वल टू एम में, तो एम तो कॉमन आके कैंसिल, एसेशन बना गया जी साइन 30
माइनस जी साइन 30 डिग्री माइनस म्यू कॉस 30 डिग्री। देख लिए ध्यान से, यानी कि ए का वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो साइन 30 के बदले आप हाफ रखिएगा और माइनस म्यू और कॉस 30 √3/2 होता है। आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपको देखिए आइसोलेशन बराबर क्या बच जाएगा, आइसोलेशन बराबर बच जाएगा हाफ कॉमन लेके 5 और 1 माइनस √3 म्यू बच जाएगा। आप ये वाला चीज जो हम इतना बनाए हैं ना, इसको नहीं भी बनाते, डायरेक्ट फार्मूला था। आपको डायरेक्ट फार्मूला क्या था, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, पिछले क्लास में ड्राइव किए हैं। जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, हम इस सबको नहीं ड्राइव, लेकिन वो फार्मूला कब लगता है, जब अकेला ब्लॉक सेल्फ स्लाइडिंग करता है। ये अकेला ब्लॉक था सेल्फ स्लाइडिंग, से फार्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे और नहीं तो सोल्यूशन भी करके निकाल लेते हैं। तो अभी फिलहाल सोल्यूशन करके आप लोग निकालिए, जितना सोल्यूशन कीजिएगा उतना आपका हाथ फास्ट होगा। मतलब एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार बनाइए, आपका दिमाग जरूर फास्ट हो जाएगा। अब देखिए एल्सेशन निकल गया, तो एल्सेशन निकल गया तो अब काइनेमेटिक्स से चलिए, कहाँ चलिए, काइनेमेटिक्स। आज तक अपना सुनिए, हाँ बोलिए। अगर 2 ब्लॉक स्लाइडिंग करेगा तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा? नहीं, तब फिर आपको एफबीडी ही बनाना पड़ेगा, तब दोनों कनेक्टेड होना चाहिए, है ना, तब फार्मूला काम नहीं करेगा। वो पहले लिखवाए थे सेल्फ स्लाइडिंग ब्लॉक के लिए, अकेला कोई स्लाइड करेगा उसके लिए था फार्मूला। और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब फिर काइनेमेटिक्स का, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा। अब बताइए ध्यान से, x जो है आपका 8 मीटर दिया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 दिया हुआ था, तो 0 हो गया, प्लस हाफ a और t जो दिया हुआ था 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ 2a बचेगा, तो a बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन यदि आप फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं तो आप बताइए कि 4 बराबर हो जाएगा 5, 1 माइनस √3 म्यू आ जाएगा। अब 4/5 इधर हो जाएगा, तब 4/5 इक्वल टू 1 माइनस √3 म्यू हो जाएगा। आप इसको दोनों को पकड़ के इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो √3 म्यू बराबर हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा कितना, 0.8 हो जाएगा, याद कीजिए 8:40, है ना। और अब म्यू बराबर होगा कितना, 0.2 बाई √3 हो जाएगा, यही डाटा। अब 0.2 और √3 का वैल्यू 0.58 आपको याद करवाए थे, याद कीजिए, बोले थे नहीं, सब डाटा डायरेक्ट याद करके रखिएगा। 1/√3 का वैल्यू 0.58 होता है, नहीं तो कैलकुलेशन करने में ये माथा खराब कर देगा आपका। अब इससे कीजिएगा तो क्या होगा, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, कितना अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी इसको ज्यादा ज्यादा 0.11 लिख सकते हैं, या नहीं तो 0.12 भी दिया रह सकता ऑप्शन में, सारा ऑप्शन सही होगा आपका। अब बताइए आप लोग को कोई कष्ट है तो, नहीं कष्ट है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फटाफट अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से एकदम, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब मिटा देते हैं, और कुछ दिक्कत हो तो फिर तो ये वीडियो यूट्यूब पर चला ही जाएगा धीरे धीरे, है ना, वहां भी आप देख सकते हैं आगे पीछे करके, है ना। अब जो जो नया चैप्टर चालू होगा वहां से सारा वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड होगा। बस आप लोग को काम है जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा देना, कि डायरेक्ट यूट्यूब पर ही पढ़ाएं, कहानी खत्म हो जाती है, जूम तुम का कहानी खत्म, मीटिंग होने वाला एक सर जूम ही सही रहेगा ना, इस पे हम लोग डाउट वगैरह डायरेक्ट पूछ लेते हैं ना। उसमें भी पूछ लेंगे डायरेक्ट, उसमें भी 1000 पूछ जाएगा, तो सब लोग जैसे इसमें पढ़ रहे हैं वैसे ही होगा उसमें। उसमें मीटिंग कटेगा नहीं, और नेट थोड़ा स्लो भी रहेगा तो काम करते रहेगा, ठीक है, उसका अलग है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, फिलहाल 5th नंबर प्रॉब्लम पर। सपोज द ब्लॉक इन द प्रीवियस प्रॉब्लम पुश डाउन द इंक्लाइन विथ अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। देखिए पिछला कहता है प्रीवियस प्रॉब्लम में, चलिए अब फिर से 5 नंबर में कहता है, फिर से वही प्रीवियस प्रॉब्लम पर चलिए, और इसमें क्या कीजिए, अब की बार ऑब्जेक्ट को 4 न्यूटन से डाउन की ओर पुश कीजिए, 4 न्यूटन से अब की ओर पुश करने के लिए कह रहा है, एक्स्ट्रा 4 न्यूटन से। कहता है हाउ फॉर विल मूव फर्स्ट इफ ब्लॉक, और ब्लॉक का मास जो दिया हुआ है 4 kg दे दिया है, तो कहता है कि अब बताइए कि 2 सेकेंड में वो कितना दूर मूव करेगा। तो 2 सेकेंड में
ये ब्लॉक कितना दूर मूव करेगा ये आपको फाइंड आउट करना। मतलब पहला वाला ही क्वेश्चन आने 30 डिग्री है तो म्यू का वैल्यू कितना लीजिएगा आप, जो अभी पहले निकाल के लाए थे, यानी कि म्यू का वैल्यू आप उतना ही लेंगे जो इसके पहले जस्ट 0.11 निकाल के लाए हैं। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि म्यू का वैल्यू उतना ही अब लेना, क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम का मतलब अभी जो म्यू का वैल्यू निकाल के लाए 4 नंबर में वही म्यू का वैल्यू रहेगा। अब की बार क्वेश्चन में क्या किया है ना कि म्यू का वैल्यू दे दिया है और कहता है कितना दूर जाएगा ये बताइए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि दूरी दे दिया था तो म्यू निकालने के लिए कह रहा था। बनाने का तरीका प्रोसेस वही है, लेकिन इसमें क्या किया है एक्स्ट्रा में एक और आपका फोर्स ऐड कर दिया है। एक्स्ट्रा में एक और फोर्स ऐड कर दिया है। जब एक फोर्स और ऐड कर दिया तो फिर से अब की बार फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, आपके फिर से एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से बनाइए, आप लोग के पास 2-3 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसका एफबीडी बनाइए और एल्सेशन निकाल के बताइए कि कितना आएगा। हम यहीं पर खड़े रहते हैं, जल्दी से बनाना है और एल्सेशन निकाल के दिखलाना है कि आखिर एल्सेशन कितना हल कर देते हैं। देखिए जिनको नहीं आता हो वो क्या कीजिए, हमारा ही प्रॉब्लम देख देख के बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पर एल्सेशन बहुत लोग बोले कि सर 5 आ गया, तो हम भी एक बार एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं, हम कहाँ पीछे रहेंगे, है ना। तो m का वैल्यू 4 है तो लिखिएगा 4g मतलब 40 न्यूटन। बात समझ में आ गया। इधर नॉर्मल होगा और इधर जो होगा आपका 30 डिग्री होगा। अब देखिए इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा आपका 40 cos 30 डिग्री, एक इधर होगा 40 sin 30 डिग्री होगा। और फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा क्योंकि मोशन इधर होने वाला है। अब फिर से वही बात, वही कहानी, फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन, फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन। सबसे पहले जब फ्रिक्शन रहे ना तो याद कर लीजिए, ये वाला भूलिएगा नहीं, पहले मोशन के परपेंडिकुलर उसके बाद ही आगे बढ़ना है। 40 cos 30 डिग्री, cos 30 आपका √3/2 होता है, ये बात आपको पता है। तो आपको नॉर्मल बराबर जो हो गया आपका, चलिए फ्रिक्शन लिख लेते हैं डायरेक्ट। फ्रिक्शन बराबर था म्यू इंटू एन यानी 0.11 इंटू एन का वैल्यू 20√3। तो आप समझ सकते हैं √3 का वैल्यू कितना होता है ना। √3 का जो वैल्यू होता है, पहले इसको कर लीजिए, 1 0 खत्म हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 2.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2.2 और √3 का वैल्यू होता है 1.732, है ना, इतना होता है। ये दोनों को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा 22 दूनी 44, 4 हो गया, 66 और 4 70, 7 हो गया। अब 22 गुने 7 कितना हुआ 154 और 7 161, 161 तो 1 हो गया और 16 बच गया। तो अब 22 और 16 और कितना हो गया 38। अब आप बताइए कितना अंक दशमलव, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक 3.8 न्यूटन, यानी कि आपका फ्रिक्शन आ गया 3.8 न्यूटन। जब 3.8 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन, तो अब फोर्स एलोंग मोशन की बात कीजिएगा। तब फोर्स एलोंग मोशन की बात जब कीजिएगा तो क्या होगा, यानी फोर्स एलोंग मोशन की बात कीजिएगा तो मोशन के तरफ वाले फोर्स को प्लस लेंगे। तब 40 sin 30 डिग्री प्लस 4 माइनस फ्रिक्शन बराबर है हमने नहीं, तो आपका ये हो गया 20 प्लस 4 माइनस 3.8 इक्वल टू कितना 4a। तब 4a आ गया। लगभग देखिए ये घटाइए तो ये दोनों लगभग बराबरे हैं, इसलिए a का वैल्यू लगभग आप लोग 5 मान लिए, नहीं हमसे भी तेज निकल गए फटाफट। चलिए कोई बात नहीं है। अब एल्सेशन आ गया तो फिर से तो वही x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था क्योंकि प्रीवियस कॉलम में भी 0 था। एक्सेलरेशन 5 आ गया 2 का स्क्वायर, यानी x बराबर हो गया आपका 10 मीटर। यानी बात सोच लीजिए, अब जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं मैकेनिक्स में, अब उसके बारे में आप कंसीडर किए, सोचिए। सबसे पहले तो आपको न्यूटन लॉ पूरा यूज हो रहा है, फिर फ्रिक्शन यूज हो रहा है, उसके बाद काइनेमेटिक्स यूज हो रहा है। तो इसीलिए फिजिक्स में टेंशन होता है कि हर एक चैप्टर स्टडी बारी बारी से करना है। अभी आपको कहीं सा रोटेशन पढ़ा दीजिए, हम तो पढ़ा दें, हमको तो याद है ना। आप लोग ये बताइए क्लास में कभी हम बुक उलटने गए कि कौन सा टॉपिक कहाँ है, नहीं है, सारा टॉपिक याद है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कि इसमें जब तक आप फ्रिक्शन का 30 गो 25 गो प्रॉब्लम बार बार उसको स्टडी नहीं कीजिएगा, बार बार रिवीजन नहीं कीजिएगा,
5-10 बार नहीं बनाइए एक ही प्रॉब्लम को, तब तक सर्कुलर मोशन में दिक्कत हो जाएगा। और जब तक फिर सर्कुलर मोशन का 10, 20, 25 प्रॉब्लम अच्छा से बार बार नहीं बनाइएगा तो वर्क ऑफ एनर्जी में जाके पसीना छुड़ा देगा। और इन सभी चैप्टर मजबूत होगा तब आप रोटेशन की तरफ प्रोसीड कीजिएगा कोलिजन सेंटर ऑफ मास होते हुए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं नहीं बनता आपसे कोई बात नहीं है, आप एक ही क्वेश्चन को 5 बार बना सकते हैं ना। एक बार फेयर कीजिए, एक बार रफ कॉपी में अपने मन से इधर उधर कीजिए, आप फिर उसको सॉल्यूशन कीजिए, बार बार एक ही क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिए, अपने आप समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जिनको लेना है, नहीं तो फिर हम अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर पर आएंगे। जल्दी से लीजिए, ठीक है। ले लिया आप लोग? चलिए कोशिश करते हैं 1-2 क्वेश्चन और बनाने का, टेंशन मत लीजिए। तो इसको मिटाते हैं फटाफट तेजी से अब, है ना। आप 6 नंबर कॉलम जब तक पढ़िए आप लोग एक बार, उसके बाद तो फिर हम हैं ही। अगले क्लास में फिर अभी प्रॉब्लम ही चलेगा 1-2 क्लास। जिनको प्रॉब्लम से प्यार है, जिनको प्रॉब्लम बनाना है, जिनको रिजल्ट लेना है, इस कोरोना काल में भी वो पढ़ते रहिए और रेगुलर क्लास में ज्वाइन कीजिए। ये नहीं कि क्लास छोड़ छाड़ के, है ना। अब तो बहाना नहीं, तबीयत खराब है तभी मोबाइल लेके बैठल रहिए। देखिए अब आगे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आगे आखिर अब क्या क्या हम लोग को और अभी देखना है। चलिए देखते हैं इधर 6 नंबर प्रॉब्लम में आते हैं। 6 नंबर प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर प्रॉब्लम में कहता है बॉडी ऑफ मास 2 kg लेइंग ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन इनका 30 डिग्री, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन, नीड टू मेक ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन कहता है 2 kg का ब्लॉक है, मतलब देखिए ए नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ए नंबर में क्वेश्चन कहता है अप द इंक्लाइन लगाना है फोर्स, यानी ये जो है आपका एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, और कहता है इस पर एक फोर्स एफ ऊपर की ओर लगाना है, एक फोर्स एफ ऊपर की ओर लगाना है, और मास ऑफ ब्लॉक जो है इसका दिया हुआ है 2 kg का ब्लॉक है ये, है ना। और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी जो दिया हुआ है आपका 0.2 दिया हुआ है, यहाँ का म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है। कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ निकालना है कि ब्लॉक जो है ऊपर की ओर मूव करने लगे, मूव करने लगे, नॉट एक्सेलरेट, ओनली मूव। बात याद कीजिए, कहता है कि मूव कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, इस बात को नहीं बोला है। तो बात को अपने से एक्सेलरेशन में मत ले जाइएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अपने मन से मानिएगा तो कितना मानिएगा, 1 2 3 4 5 10 क्या मानिएगा। तो आप समझ सकते हैं क्या मानना है, तो अपने मन से कुछ नहीं मानना है। यानी यहाँ पर एबीडी जब बनाने लगेंगे तो फिर वही बात हम फार्मूला के हिसाब से बना देते हैं। यहाँ पर mg दिखाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल दिखाएंगे, यहाँ पर थीटा दिखाएंगे, यहाँ पर mg cos थीटा होगा, यहाँ पर mg sin थीटा होगा। हम फार्मूला के हिसाब से बना रहे हैं, पहले बोल दिए हैं, वैल्यू किसी का नहीं रखेंगे। अब आप पुल इधर करना चाहते हैं तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, याद कीजिए। पुल जब उधर करना चाहते हैं तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि जिधर आप पुल करेंगे, जिधर मोशन शुरुआत होने की कोशिश करेगा, उसका क्या लगेगा, फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा। लेकिन फ्रिक्शन है तो उस बात को नहीं भूलना है। कौन से बात को, कि फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन, इस बात को तो लिखना ही पड़ेगा हर हाल में। और नॉर्मल बराबर mg cos थीटा होगा ही हर हाल में, इस बात को भी याद कीजिए। तो फ्रिक्शन बराबर म्यू mg cos थीटा भी होगा हर हाल में, इस बात को भी याद कीजिए। तो फोर्स एलोंग मोशन की बात कीजिए, फोर्स एलोंग मोशन, जिधर मोशन होने वाला है, लेकिन इधर मोशन, जिधर मोशन होने वाला है ना, उधर एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि मूव, नॉट एक्सेलरेट की बात किया, मूव की बात किया है, तो मूव में एक्सेलरेशन 0 लेंगे। और याद कीजिए मेरा न्यूटन लॉ का सेकंड कंसेप्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे या एक समान गति में रहे, मतलब एक्सेलरेशन में नहीं रहे, तो आगे बराबर पीछे और ऊपर बराबर नीचे, तो आगे बराबर पीछे हो जाएगा यहाँ पर,
तो F बराबर जो होगा एक्सटर्नल फोर्स F बराबर वो क्या होगा mg sin थीटा और प्लस क्या हो जाएगा फ्रिक्शन हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन हो जाएगा इतना वैल्यू। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपको एक्सटर्नल फोर्स F जो होगा वो हर हाल में क्या होगा आपका mg कॉमन ले लीजिए, क्योंकि साइन थीटा इधर होगा और इधर प्लस म्यू कॉस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए mg कॉस थीटा था, उसको mg कॉमन ले लिए। अब आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा क्या करने के लिए, ऊपर की ओर खींचने के लिए। बात याद कर लीजिए। अब बात यहां से याद कर लिए हैं तो ये तो हम फार्मूला के रूप में डिराइव कर दिए, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी रखना चाहते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड रखते हैं mg, तो m था 2 इंटू 10 साइन 30 डिग्री, ये mg साइन थीटा हुआ। फ्रिक्शन वाला पार्ट इधर लिख रहे हैं, म्यू था 0.2 mg मतलब वही 20 और cos 30 डिग्री वही हो गया। तो देखिए यहाँ पर F जो हो गया ये हो गया 10 न्यूटन और प्लस cos 30 √3/2 हो गया, तो ये 2 से कट जाएगा यानी 2√3 हो जाएगा। और 2√3 का वैल्यू होता है 1.732 यानी कि हो गया 3.5 यानी F बराबर हो गया 10 प्लस 3.5 यानी 13.5 न्यूटन। यानी कि देखिए हम फार्मूला के रूप में पहले इसलिए डिराइव किए कि आप बात को समझ सकते हैं अच्छे से, फार्मूला के रूप में डिराइव कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जब फार्मूला के रूप में डिराइव कर दिए हैं तो यहाँ पर फिर वैल्यू भी निकाल दिए। ये आया mg sin थीटा का वैल्यू और ये आया फ्रिक्शन का वैल्यू, यानी कि आपको कम से कम 13.5 न्यूटन फोर्स आएगा तो ब्लॉक ऊपर की ओर स्लाइड करने लगेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, स्लाइड करने लगेगा। लेकिन बी पार्ट में जो क्वेश्चन है उसको समझिए, यही बी पार्ट में इसी का वही क्वेश्चन है, वही इंक्लाइंड प्लेन है, वही सब कुछ है, ऐसा क्वेश्चन में है। कहता है कि नीचे की ओर कितना F लगाएं, F कितना लगाएं कि ब्लॉक मूव करने लगे नीचे की ओर। अब मतलब क्वेश्चन पलट गया, पहले कहता था ऊपर की ओर कितना फोर्स लगाएं कि ये जस्ट ब्लॉक मूव करने लगे ऊपर की ओर। अब कहता है नीचे की ओर कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक मूव करने लगे। तो पहले एफबीटी बना लीजिए, mg sin थीटा, mg sin थीटा सॉरी mg और इधर mg cos थीटा और इधर क्या हो गया आपका mg sin थीटा हो गया, ठीक है। और इधर हो गया फ्रिक्शन, इधर हो गया नॉर्मल। लेकिन देखिए एक बात याद कीजिए, जब आपको डाउन की ओर मोशन होने लगे, जब आपको डाउनवर्ड मोशन होने की बात रहे ना, तो पहले चेक कीजिए इफ mg sin थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शन देन ब्लॉक विल बी सेल्फ स्लाइड या ब्लॉक विल सेल्फ स्लाइड। मतलब याद कीजिए अगर mg sin थीटा ज्यादा निकला इस फ्रिक्शन से तो ब्लॉक अपने आप स्लाइड करेगा, तब कह सकते हैं कि F एक्सटर्नल 0 होगा। आप बताइए जो अपने से स्लाइड कर जाए उसको स्लाइड करवाने की क्या जरूरत पड़ेगा? जो स्टूडेंट अपने से पढ़े उसको गाली बात देने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप पढ़ लेता है, अपने से डाउट पूछेगा, अपने से क्वेश्चन बना लेगा, अपने से प्रैक्टिस करेगा। और जो अपने से नहीं पढ़ेगा ना वो अपना दिमाग तो खराब करेगा, साथ साथ मेरा भी यानी मास्टरों लोग का, ठीक है। क्योंकि घर में जाके कॉपी उलटिएगा नहीं, डायरेक्ट आइएगा दर्शन करने के लिए तो कंफ्यूजन तो बढ़वे करेगा, और कंफ्यूजन में उल्टा पुल्टा पूछिएगा तो मास्टर को पहले समझ में आ जाता है कि आप करते क्या है। क्योंकि आपके पास भी इतना दिमाग है, क्योंकि आप बेवकूफ नहीं है, पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। तो वही बात समझ लीजिए कि mg sin थीटा, अब इसमें चेक करना पड़ेगा mg sin थीटा का वैल्यू यदि फ्रिक्शन से ज्यादा निकला तो अपने से सेल्फ स्लाइड करेगा, एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। और यहाँ कंडीशन तो पहले निकाल दिए थे, mg sin थीटा 10 है और फ्रिक्शन फोर्स 3.5 है, तो ये अपने से स्लाइड करेगा। हेयर यानी इस क्वेश्चन में mg sin थीटा का जो वैल्यू है, mg sin थीटा का वैल्यू 10 न्यूटन है और फ्रिक्शन का जो म्यू mg cos थीटा है उसका वैल्यू 3.5 न्यूटन है। अब बताइए तो ब्लॉक अपने से स्लाइड नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा आपका 0 हो जाएगा हर हाल में। क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं ये बताइए। अब आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं।